नमस्कार। रसायन विज्ञान के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है स्टाइकोमेट्री। इसको तत्वानुपात की भी कहा जाता है। इसके पहले हम अपने विज्ञान के पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, परमाणु के बारे में, अणु के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हम देख चुके हैं कि परमाणु किस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे कणों से बना होता है। इसके अतिरिक्त हम बात कर चुके हैं क्या तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है तथा अन्य प्रक्रमों पर। तो ये हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हम कवर कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं कवर रसायन विज्ञान का स्टाइकोमेट्री। ठीक है, तो आइए चैप्टर पर बात करते हैं। कुछ प्रीवियस अवधारणा, जो पिछली अवधारणाएं थी, उन पर चर्चा कर लेते हैं जो विज्ञान से संबंधित हैं और आपको पता होना ही चाहिए। हमने कुछ रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा था कि किस तरीके से तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहा है, कण जिनसे अणु बनते हैं और इसमें रासायनिक अभिक्रिया बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। परमाणुओं का आकार की हमने बात की थी। हमने इसके अलावा परमाणुओं के भार की बात की थी, जिसमें हमने बताया था कि सबसे हल्का परमाणु हाइड्रोजन का है दुनिया का। और इसके अलावा हमने परमाणु की संरचना पर बात की थी। इसमें हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से परमाणु का निर्माण होता है। परमाणु जो मूल कण होते हैं ये स्थायी कण होते हैं, जिसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन शामिल होते हैं। इसमें हमने कुछ जो अस्थायी कण होते हैं इनकी भी चर्चा की थी। अस्थायी कण शायद आप भूल गए होंगे, तो इनको फिर से बता देता हूँ एक बार। इसमें पॉजिट्रॉन शामिल होता है, पॉजिट्रॉन। इसमें न्यूट्रिनो शामिल होता है, न्यूट्रिनो। और इसमें शामिल होता है एंटी न्यूट्रिनो। मेसोन कण होती हैं इसमें शामिल। और इसमें आपके कुछ इस तरह के अन्य कण भी आते हैं। तो ये आप नाम जरूर याद रखिए, क्योंकि इसमें पूछ लेगा वो कि ये न्यूट्रिनो जो होता है, तो ये न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा, न्यूट्रिनो अलग है, न्यूट्रॉन अलग है, तो आपको आसानी रहेगी। तो चलिए आइए आगे चल के बात करते हैं आज के मुख्य टॉपिक पर, स्टाइकोमेट्री, या फिर इसको बोलते हैं तत्वानुपात की। क्या होता है ये तत्वानुपात की? ये केमिस्ट्री की बहुत फंडामेंटल समझने वाला टॉपिक है, लेकिन आपको इसको बहुत ही नॉर्मल तरीके से समझना है। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें उन अनुपातों का पता लगाया जाता है जिन जो विभिन्न पदार्थ होते हैं उनमें तत्व एक या दूसरे पर प्रतिक्रिया करते हैं। द्रव्यमान, ऊर्जा, भार या आयतन के संरक्षण के नियम स्टाइकोमेट्री संबंधों को निर्धारित करने के लिए उपयोगी माने जाते हैं और इनके नियम के रूप में कार्य करते हैं। तो रासायनिक स्टाइकोमेट्री एक रासायनिक प्रतिक्रिया में शामिल अभिकारकों, उत्पादों के मात्रात्मक अध्ययन को संदर्भित करता है। क्या करता है स्टाइकोमेट्री? ये करता है एक रासायनिक प्रतिक्रिया में शामिल अभिकारकों, उत्पादों के मात्रात्मक अध्ययन को सम्मिलित करता है। यानी इसमें कितने अभिकारक और कितने उत्पादक हैं, इस तरीके से रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं तो इनको शामिल करता है। तो ये शब्द जो है स्टाइकोमेट्री, ये स्टोइखेन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है तत्व, और मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। तो ये एक ग्रीक शब्द से ये शब्द बना हुआ है। ठीक है, तो स्टोइकोमेट्री शब्द सबसे पहले जेरेमियास रिक्टर नामक एक जर्मन वैज्ञानिक द्वारा गढ़ा या खोजा गया था। किसके द्वारा? जेरेमियास नामक एक जर्मन वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया था। हालांकि भले ही यह शब्द जीव घुमाने जटिल या बड़ा लग सकता है शब्द, लेकिन यह एक सरल विचार है और हम इसी को आज जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टोइकोमेट्री के बारे में बात करते हैं। इसको अगर सरल रूप से परिभाषित किया जाए तो हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों और अभिकारकों की गणना के रूप में स्टाइकोमेट्री का प्रयोग किया जाता है। इसका संबंध मूलतः संख्याओं से होता है कि कितने हम परमाणु, कितने अणु, कितनी चीजें आपकी उपयोग हो रही हैं रासायनिक अभिक्रिया में। तो स्टोइकोमेट्री रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण अवधारणा है जो हमें अभिकारकों, उत्पादों की मात्रा की गणना करने के लिए संतुलित रासायनिक समीकरणों का उपयोग करने में मदद करती है। आपको पता है, कोई समीकरण होता है तो उसको संतुलित तो करना ही पड़ता। हमने कल में देखा था कि किस तरीके से H2O को हमने संतुलित किया था। इसके अलावा हमने प्रकाश संश्लेषण क्रिया को संतुलित किया था, जिसमें ग्लूकोज और जल बना था। तो ये संतुलित करने में मदद करता है। ठीक है, तो आइए चलिए आगे बात करते हैं इसमें पदार्थ की मौजूदगी का हमें पता लगता है। तो स्टोइकोमेट्री इसके अलावा पदार्थ की आवश्यकता और कितना पदार्थ मौजूद है
इन सब चीजों की माप भी प्रदान करता है। आप इसमें देखेंगे तो अभिकारकों और उत्पादों का द्रव्यमान, विकारकों व उत्पादों का द्रव्यमान। नंबर दूसरा आणविक वजन, मतलब जो परमाणु का वजन है, परमाणु भार है उसको। तीसरा हो जाएगा रासायनिक समीकरण। इसके अतिरिक्त चौथा हो जाएगा सूत्र। तो इन सबको परिभाषित करता है, इन सब की गणना करता है, इन सब की माप निश्चित करता है स्टाइकोमेट्री। तो स्टाइकोमेट्री गुणांक भी होता है, आइए इसको भी देख लेते हैं। इसमें गुणांक देख लेते हैं, स्टोइकोमेट्री गुणांक। इसका हो जाएगा स्टोइकोमेट्री गुणांक या स्टोइको मेट्रिक संख्या प्रतिक्रियाएं भाग लेने वाले अणु की संख्या होती है। आखिर कितने अणु प्रतिक्रियाएं भाग लेते हैं, इनको बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक संख्या। यदि आप मतलब देखा जाए तो यदि आप किसी संतुलित प्रतिक्रिया को देखें तो आप देख सकेंगे कि समीकरण के दोनों ओर समान संख्या में तत्व हैं। हम जब भी समीकरण देखते तो हम ऐसे ही देखते हैं कि समान संख्या में ही तत्व होते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब अभिक्रिया गलत है, वो है ना, ऐसी होती ही नहीं है अभिक्रिया, आप गलत उसको पढ़ पा रहे हैं, इसका ये अर्थ होता है। स्टोइकोमेट्रिक गुणांक मूल रूप से परमाणु अणुओं या आयनों के सामने मौजूद संख्या होती है। ठीक है, मतलब जैसे 2H2O, तो ये हम देख रहे हैं इसमें जो गुणांक, ये स्टोइकोमेट्रिक गुणांक, ये जो संख्या है इससे संबंधित है। स्टोइकोमेट्रिक गुणांक भिन्न के साथ पूर्ण संख्या भी हो सकती है। संक्षेप में गुणांक हमें अभिकारकों और उत्पादों के बीच मोल अनुपात स्थापित करने में मदद करते हैं। क्या स्थापित करने में मदद करते हैं? मोल अनुपात। तो संतुलित प्रतिक्रिया और मोल अनुपात में क्या अंतर होता है, आइए इसको भी देख लेते हैं। संतुलित प्रतिक्रिया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित अभिक्रिया और मोल अनुपात, इसमें क्या अंतर है? तो परमाणु और अणु आकार में बेहद छोटे होते हैं, हम जानते हैं, और किसी पदार्थ की बहुत छोटी मात्रा में उनकी संख्या बहुत बड़ी होती है। इसलिए परमाणु और अणुओं को थोक में दर्शाने के लिए एक मोल अवधारणा पेश की जाती है। किसी भी पदार्थ के एक मोल में उस पदार्थ की संख्या 6.0222 गुणे 10⁻23 होती है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी मैंने बोला किसी पदार्थ के एक मोल में उस पदार्थ की संख्या ये होती है। इस संख्या को आवोगाद्रो, हमने कल भी इसकी चर्चा की थी, आवोगाद्रो संख्या के नाम से जाना जाता है या नियतांक के नाम से जाना जाता है। हमने इसकी पहले बात कर रखी है। ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये नियतांक दिया हुआ था, इसके नाम पे ये नाम इनका पड़ गया। ठीक है, बहुत छोटी बात है, कोई परेशानी की बात नहीं है, आसान है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। तो आप देखेंगे इस तरीके से बैलेंस्ड जो केमिकल इक्वेशन है संबंधित है। आइए कुछ और बात कर लेते हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हमने लोगों ने देखा, रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन विद द सेम नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट बोथ साइड द इक्वेशन, यानी वो हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, वही है जो हम बोल चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो संतुलित प्रतिक्रिया को एक उदाहरण इसका ले लेते हैं हम, अभिक्रिया का, संतुलित अभिक्रिया का। जैसे आप देखेंगे 3 फेरस प्लस 4H2O, तो ये हो जाएगा 4H2। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे आपको जितने परमाणु अणु मिलेंगे उतने ही परमाणु अणु आपको यहाँ पे प्राप्त होंगे। तो यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा। अगर इसमें हम मात्रात्मक जानकारी देखेंगे तो जो फेरस है इसके 3 मोल H2O के 4 मोल के साथ क्रिया करते हैं। फेरस की ये 3 मोल, जो फेरस यानी लोहा, फेरस के 3 मोल H2O के 4 मोल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बन के आता है? इसमें आता है फेरस के 3 मोल और ऑक्सीजन के 4 का 1 मोल और H2 का 4 मोल प्राप्त करता है। फेरस के 3 ये प्राप्त करता है, ऑक्सीजन के 4 करता है और H2 के 4 मोल प्राप्त करता है। इस तरीके से आप देखेंगे तो 168 ग्राम फेरस इसमें आपको प्राप्त हो जाएगा। 168 ग्राम फेरस और 72 ग्राम आपको H2O के साथ प्रतिक्रिया करके 23 ग्राम फेरस ऑक्साइड और 8 ग्राम H2 गैस उत्पन्न करता है। तो इस तरीके से ये संबंधित है। ठीक है, चलिए आइए कुछ और बात करते हैं, अभी इसको और समझते हैं।
सीमित अभिकर्मक। सीमित अभिकर्मक ये क्या होता है? किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में यह संभव है कि कोई एक अभिकारक अधिक मात्रा में मौजूद हो। किसी एक रासायनिक प्रतिक्रिया में संभव होता है कि कोई एक अभिकारक अधिक मात्रा में मौजूद हो, इसलिए प्रतिक्रिया पूरी होने पर इनमें से कुछ अभिकारक बच जाते हैं। जैसे ही किसी एक अभिकारक का पूरी तरह से उपभोग हो जाता है, प्रतिक्रिया तुरंत बंद हो जाती है। तो इससे क्या होता है? इसको सीमित अभिकर्मक बोला जाता है। वह पदार्थ जो किसी प्रतिक्रिया पूरी तरह से भस्म हो जाता है, सीमित अभिकर्मक कहलाता है, यानी जल्दी खत्म हो जाए, सीमित अभिकर्मक। ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, अभिक्रियाएं होती हैं, सीमित अभिकर्मक। ठीक है, इसको समझने के लिए आइए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे N2+3H2। तो अगर हम इसकी क्रिया करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? 3NH3 हमें ये प्राप्त होता है। आइए इसको समझ लेते हैं। जैसे आपके पास कोई N2 का 1 मोल H2 के 1 मोल के साथ क्रिया करता है। N2 का 1 मोल H2 के 1 मोल के साथ प्रतिक्रिया कर रहा है, लेकिन संतुलित रसायन समीकरण से N2 के 1 मोल के लिए H2 के 3 की मोल की आवश्यकता होती है। अगर इसको संतुलित करना है तो 3 H2 के मोल चाहिए होंगे, 3 H2 के कण चाहिए होंगे। तो इससे क्या होता है? इस प्रतिक्रिया में सीमित अभिकर्मक H2 हो जाएगा। ठीक है, जिसमें सीमित अभिकर्मक हो जाएगा H2। जरूरत से ज्यादा है, जरूरत से कम है, तो सीमित अभिकर्मक हो जाएगा H2। रासायनिक विश्लेषण में आइए स्टाइकोमेट्री कुछ और बात कर लेते हैं। मोल कॉन्सेप्ट की हमने बात की, किस तरीके से मोल का उपयोग होता है इसमें, काउंट मोल, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है, ये हमने अवोगाड्रो नियतांक के साथ इसकी बात कर चुके हैं। रासायनिक विश्लेषण में स्टोइकोमेट्री की हम कुछ महत्वपूर्ण चीज समझ लेते हैं। तो जो स्टोइकोमेट्रिक गणना होती है, जो एक मात्रात्मक गणना विश्लेषण पद्धति का ही पालन करती है, ये स्टोइकोमेट्रिक गणना। इसमें क्या होता है? अक्सर नमूने में मौजूद पदार्थों की सांद्रता निर्धारित करने के लिए रसायनज्ञों द्वारा उपयोग की जाती है। मूल रूप से विश्लेषण के 2 मुख्य प्रकार होते हैं। आइए तो इनकी चर्चा कर लेते हैं, जो विश्लेषण के प्रकार होते हैं। इसमें से पहला हो जाएगा, गणना की बात ही कर रहे हैं हम, इसमें पहला हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण मिति विश्लेषण। एक ये है। इसमें क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण मिति विश्लेषण में, ये विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान में ग्रेविमेट्रिक विश्लेषण ठोस के द्रव्यमान के आधार पर एक विश्लेषक के मात्रात्मक निर्णय का निर्धारण का वर्णन करता है। इसमें क्या होता है? ग्रेविमेट्रिक विश्लेषण अन्य सभी विश्लेषणात्मक विश्लेषणों में सबसे सटीक परिणाम देता है। तो ये इसके परिणाम बड़े ही सटीक प्राप्त होते हैं, विश्लेषणों में से सबसे सटीक परिणाम देता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? किसी पदार्थ का वजन अन्य मूलभूत मात्राओं की तुलना में बहुत सटीकता के साथ मापा जाता है। इसमें क्या होता है? पदार्थ का जो वजन होता है अन्य मूलभूत मात्राओं की तुलना में बहुत सटीकता के साथ मापा जाता है। तो ये सटीकता होती है इसमें, इसलिए महत्वपूर्ण विधि है। तो ग्रेविमेट्रिक विश्लेषण को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। इसको अगर हम इंग्लिश में कहेंगे तो ग्रेविमेट्रिक कहेंगे इसको। ठीक है, एनालिसिस। इसको इस तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। इसमें ए हो जाएगा आपका अवक्षेपण ग्रेविमेट्री। दूसरा हो जाएगा इसमें बाष्पीकरण ग्रेविमेट्री। तीसरा हो जाएगा इसमें इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री। तो इसमें ये हो जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ अन्य प्रकार आ जाते हैं। तो क्या होता है अवक्षेपण ग्रेविमेट्री में? इसमें होता है यह अवक्षेपण प्रतिक्रिया द्वारा समाधान में आयनों को अलग करना, फिल्टर करना, प्रदूषकों से मुक्त अवक्षेप को धोना, अंत में अवक्षेप का वजन करना, ये सब इसमें शामिल होते हैं। बाष्पीकरण ग्रेविमेट्री में क्या होता है? इसमें नमूने को गर्म करके या रासायनिक रूप से विघटित करके मिश्रण के घटकों को अलग करना शामिल होता है इसमें, बाष्पीकरण ग्रेविमेट्री में। और इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री में क्या होता है? इसमें कैथोड पर धातु आयनों की विद्युत रासायनिक कमी और कैथोड पर आयनों का एक साथ जमाव शामिल होता है इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री में। और कैथोड पर आयनों का एक साथ जमाव शामिल होता है इसमें। कैथोड को इलेक्ट्रोलिसिस से पहले और बाद में तोड़ा जाता है और वजन का अंतर नमूने स्वरूप द्रव्यमान की मेल से खाता है, तो इसलिए ये भी होता है। ठीक है,
तो ये याद रखेंगे। इसमें दूसरा विश्लेषण पद्धति है वॉल्यूमेट्रिक विश्लेषण। क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक विश्लेषण। इसमें क्या होता है, आयतन के संदर्भ में पदार्थ का मात्रात्मक माप शामिल होता है। पदार्थ का मात्रात्मक माप शामिल होता है आयतन के संदर्भ में। इसका सिद्धांत है, वॉल्यूमेट्रिक विश्लेषण में पदार्थ का एक ज्ञात मात्रा जो होती है ज्ञात होती है और उस पदार्थ के समाधान की अज्ञात मात्रा के साथ प्रतिक्रिया करती है। गणना इसके बाद गणना की जाती है होती है इसकी, और सांद्रता के लिए एक समीकरण उपयोग किया जाता है। मतलब वॉल्यूमेट्रिक विश्लेषण के लिए कुल मिला के एक समीकरण है, इसको हम ऐसे समझेंगे N1 x V1 इक्वल टू हो जाएगा N2 N2 और ये हो जाएगा x V2। तो इस तरीके से ये संबंधित है किससे? वॉल्यूमेट्रिक विश्लेषण से है। आप इसमें देखें कौन कौन सी शर्तें इसमें शामिल होती हैं। इसमें अनुमापन शामिल होता है। अनुमापन में क्या होता है, विलयन के आयतन के साथ पूर्णतः प्रतिक्रिया करने के लिए आवश्यक विलयन का आयतन ज्ञात करने की प्रक्रिया अनुमापन कहलाती है। दूसरा हो जाएगा ट्राइट्रेंट। तीसरा हो जाएगा इसमें टाइट्रेट। चौथा हो जाएगा इसमें संकेतक। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती हैं जो संबंधित है स्टाइकोमेट्री से। तो ये सब आप याद रखेंगे। स्टाइकोमेट्री से संबंधित सारी हमने चर्चा की, जो आपको तत्वानुपातिकी की बेहतर समझ उत्पन्न कराएगी। तो हमने पढ़ा आज स्टाइकोमेट्री की क्या भूमिका होती है। तो हम स्टाइकोमेट्री के अनुसार रासायनिक प्रतिक्रिया से उत्पादों की मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं। स्टाइकोमेट्री गणना हमें अभिकारकों की मात्रा को देखते हुए रासायनिक प्रतिक्रिया में बनने वाली यौगिकों की मात्रा का पूर्वानुमान लगाने की अनुमति देती है। इसके अलावा हमने संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा। क्या होता है संतुलित रासायनिक समीकरण? ये एक ऐसा समीकरण होता है जहां प्रतिक्रिया में प्रत्येक प्रकार की परमाणुओं की संख्या अभिकारकों तथा उत्पाद दोनों पक्षों पर समान होती है। इसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। स्टोइकोमेट्री हमने उदाहरण सहित भी समझी। इसमें हमने समझा कि स्टोइकोमेट्री का उपयोग अक्सर रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए किया जाता है। तो आप बेसिक समझ गए होंगे, बस इतना जरूर याद रखिएगा। जब स्टोइकोमेट्री आप समझें पढ़ें तो इसमें याद रखिएगा स्टोइकोमेट्री का उपयोग अक्सर किस लिए किया जाता है? समीकरणों को संतुलित करने के लिए किया जाता है। ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी जो आपको याद रखनी ही चाहिए, जो स्टोइकोमेट्री का सार है। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। और हम इसमें ये सब पॉइंट पढ़ चुके हैं। हम इसमें देख चुके हैं किस तरीके से समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो स्टोइकोमेट्री में हम कुछ स्पेशल यूनिट यूज करते हैं जिसको मोल्स कहा जाता है। मोल एक एटम्स और मॉलिक्यूल का काउंट ही होता है, इसको मोल कहा जाता है। हमने देखा था किस तरीके से मोल के माध्यम से हम इसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये हम सब बात चर्चा कर चुके हैं अपनी स्टोइकोमेट्री से संबंधित। तो आज के इस लेक्चर में हमने चर्चा की। इसमें देख रहे हैं आप केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से संतुलित हो रही है। 2H2 + O2 = 2H2O, यानी जो हाइड्रोजन अपने साथ 2 मॉलिक्यूल्स लिए था, 2 मोल्स लिए हुए था, ये आपका ऑक्सीजन के साथ जब ये क्रिया करता है तो ये ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन लिए हुए एक ऑक्सीजन के साथ जल बनाता है। H2 का मतलब जल होता है ना, तो ये जल को बनाता है। 2H2 + 1 O2 मतलब एक परमाणु ऑक्सीजन का 2 परमाणु हाइड्रोजन के इक्वल टू जल का निर्माण करता है। ये भी एक संतुलित समीकरण का उदाहरण है। तो ये सब आप याद रखेंगे। इसके अलावा हमने इसमें देखा था एग्जाम्पल में, पिछले वाले में, इसमें 2 मोल्स हाइड्रोजन के हैं, इसमें 2 मोल हाइड्रोजन के, 1 मोल ऑक्सीजन का है। तो फिर क्या है, इसको टू मेक 2 मोल ऑफ वाटर, ये कुल मिला के जल का निर्माण करते हैं H2O। इसमें ये 2 मॉलिक्यूल है ना हाइड्रोजन के, तो ये कुल मिला के, और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जब मिलेंगे तो इसके बाद ये बनाते हैं H2O, बनाते हैं जल को बनाते हैं जल। इसमें 1 मोल ऑक्सीजन का है और 2 मोल है
हाइड्रोजन के। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे। चलिए, तो स्टोइकोमेट्री क्या और क्या करती है? फिगर आउट हाउ मच ईच सब्सटेंस वी नीड व्हेन वी नो अमाउंट ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट। इट्स लाइक यूजिंग recipe figure out how many cookies we can make if having certain amount of flour। तो इस तरीके से हम स्टोइकोमेट्री का उपयोग करते हैं केमिस्ट्री को समझने में, समस्याओं को समझने में, और हम इसका उपयोग करते हैं समीकरणों को संतुलित करने में। ठीक है, चलिए, तो याद रखिएगा आप सब कुछ, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। इसमें कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। यू हैव अ रेसिपी टू मेक कुकीज। द रेसिपी टेल यू एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ईच इंग्रेडिएंट नीड लाइक फ्लोर, शुगर, एग एंड चॉकलेट चिप्स। तो इसका क्या होता है? स्टोइकोमेट्री इज लाइक अ रेसिपी फॉर केमिकल रिएक्शन। It helps figure out how much each ingredient we need to make a specific amount of new substance। तो इस तरीके से ये इसका मुख्य कार्य होता है, जो स्टोइकोमेट्री का होता है मुख्य कार्य है। क्या करना मुख्य कार्य है? न्यू सब्सटेंस के प्रोडक्ट को, उसमें एटम्स कितने हैं, अमाउंट कितने हैं, मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ये सब पता लगाना इसका मुख्य कार्य होता है स्टोइकोमेट्री का। तो हमने स्टोइकोमेट्री के बारे में बेहतर चर्चा की, हमने समझा इसके बारे में। तो आज हम इस लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं और एक अन्य लेक्चर के साथ मिलते हैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।